हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सिबिल स्कोर को एनालिसिस करेंगे। बेसिकली जो ये 300 से लेकर 900 तक का जो ये रेंज होता है, इसके बारे में हम एनालिसिस करेंगे कि सिबिल स्कोर की क्या हिस्ट्री रही, आरबीआई का इसमें क्या रोल रहा। इन सब के अलावा अगर कोई भी कस्टमर किसी भी बैंक से लोन ले लेता है और अगर उस लोन को वो डिफॉल्ट करता है तो उस कंडीशन में बैंक एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है सेटलमेंट का। तो फ्रेंड्स, जब भी आपकी लोन की सेटलमेंट होती है तो उस कंडीशन में आपका जो सिबिल स्कोर होता है वो भी इफेक्ट होता है, खराब होता है। वो सेटलमेंट ही है कि बैंक आपसे सेटलमेंट कर रहा है, आगे से आपको कोई भी लोन प्रोवाइड नहीं करेगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम एक एक पॉइंट को कवर करेंगे कि आपका जो सिबिल स्कोर है वो खराब हो गया है तो आप उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। इन सब के अलावा अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, बहुत ही आसानी तरीके से एक एक पॉइंट हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, मैं दावा करता हूं कि अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपको दूसरा कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर सिबिल स्कोर जरूरी क्यों होता है। तो फ्रेंड्स, सिबिल स्कोर इसलिए जरूरी होता है, जैसे कि अगर आप किसी भी व्यक्ति से या किसी भी बैंक से लोन ले रहे हो तो भैया उस बैंक को या फिर उस व्यक्ति को कैसे पता है कि आप फ्यूचर में उस लोन को दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। तो उस चीज को चेक करने के लिए सिबिल बनाया गया है। आपका जो लोन का जो डेटा होता है, पूरा का पूरा रिपोर्ट होता है, वो सिबिल के पास में होता है। सिबिल के पास में आपका जो कच्चा चिट्ठा होता है सब कुछ उपलब्ध होता है कि आपने कितनी ईएमआई डिफॉल्ट की है या फिर कितना लोन आप लिए हुए हैं, आप फ्यूचर में आप लोन को दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, आपकी सैलरी कितनी है, सब कुछ उस रिपोर्ट में लिखा हुआ होता है। तो अगर किसी भी बैंक के पास में जा रहे हो तो उस बैंक को कैसे पता है कि आप जो लोन अमाउंट ले रहे हो वो आप दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। तो उस कंडीशन में बैंक ये बोलता है कि भैया आप अपना पैन कार्ड दो, और आपका वो पैन कार्ड लेकर के डायरेक्ट सिबिल के पास में जाता है और सिबिल से ये बोलता है कि आप इस पैन कार्ड, इस कस्टमर का ये पैन कार्ड है और आप इस कस्टमर का जो सिबिल हिस्ट्री है वो देख करके बताओ कि इसने कितनी ईएमआई डिफॉल्ट की है या फिर ये लोन दे सकता है कि नहीं दे सकता है। तो सिबिल क्या करता है, आपका जो डेटा है वो बैंक को प्रोवाइड कर देता है। तो जब आपका जो डेटा है वो सही रहता है, आप फ्यूचर में कोई भी लोन लिए हुए होते हैं और अगर आप उसका जो लोन अमाउंट है उसका जो टाइम टू टाइम आप पैसा भर रहे होते हैं तो उस कंडीशन में बैंक आपको लोन प्रोवाइड कर देता है। तो फ्रेंड्स, सिबिल का मतलब ही यही होता है कि आपका जो लोन का जो डेटा होता है वही सिबिल के पास में होता है। अब फ्रेंड्स, हम समझ लेते हैं कि आखिर सिबिल स्कोर की शुरुआत कब से हुई। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं, फ्रेंड्स आरबीआई ने पहली बार 1994 में बैंकों से ये कहा कि जो भी कस्टमर 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का अमाउंट लोन ले रहे हों और अगर वो कस्टमर 1 करोड़ रुपए का जो अमाउंट लोन लेते हैं उनका अमाउंट अगर डिफ़ॉल्ट कर देते हैं तो उनका रिपोर्ट आप ट्रांस यूनियन सिबिल के पास में भेजो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ दिनों तक ऐसा चलता रहा और यहाँ तक भी आरबीआई ने कहा कि जो भी कस्टमर ऐसे हैं कि जो जान करके पेमेंट नहीं कर रहे हैं और 25 लाख रुपए तक का अगर उनका लोन अमाउंट है तो उनका भी अमाउंट सिबिल में रिपोर्ट करो, मतलब उनका भी डेटा ट्रांस यूनियन सिबिल के पास में भेजो। तो कुछ दिन तक ऐसे चलता रहा। 2002 आते आते आरबीआई ने ये कहा कि अब जो भी कस्टमर अगर 100 रुपए का भी लोन डिफॉल्ट करते हो तो उनका भी रिपोर्ट ट्रांस यूनियन में भेजो। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बैंकों ने क्या किया कि इनका जो सिबिल था उस पर एक स्कोर क्रिएट कर दिया कि यहाँ पर देखिए जो भी 300 से लेकर 550 के बीच में जो रखे जाते थे वो एकदम से एवरेज माना जाता था, एकदम से एवरेज, इस पर कोई भी लोन आपको नहीं मिलेगा। और जो 550 से लेकर 650 के बीच में रखे जाते हैं, ये किताबी वाकया अभी मैं बता रहा हूँ, बैंकों का कुछ अलग ही चलता है। तो यहाँ पर 550 से लेकर 650 तक जिनका सिबिल स्कोर रहता है इनका भी फेयर ही माना जाता है, ये भी कुछ भी काम का नहीं है, एवरेज में ये भी आता है। लेकिन जिनका 650 से लेकर 750 के बीच में रहता है इनका फेयर में आता है। तो फेयर वालों को भी सिबिल, ऐसा नहीं है कि लोन नहीं मिलता है, लेकिन लोन मिलता है लेकिन ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर और जल्दी लोन नहीं मिलता है। और उसके बाद में जो 750 से लेकर 900 के बीच में होते हैं इनको एक्सीलेंट सिबिल स्कोर माना जाता है। यानी कि जिन 750 लेकर 900 के बीच में जिनका रहेगा उनका एक्सीलेंट सिबिल स्कोर माना जाता है। लेकिन ये जो कस्टमर होते हैं ये हर बैंक को चाहिए होता है, क्योंकि ये कस्टमर देखिए 900 750 प्लस सिबिल स्कोर ऐसे ही नहीं बनता है, बहुत पापड़ बेलना पड़ता है, एक एक दो महीने तक पेमेंट करना होता है तब जाके इतना सिबिल स्कोर बनता है। अब यहाँ पर अगर बैंकों की मान के चले तो बैंकों में क्या होता है, जिनका 800 प्लस सिबिल स्कोर होता है उनको ही एक्सीलेंट सिबिल स्कोर बोला जाता है। यानी कि अगर 800 प्लस सिबिल स्कोर है तो बैंक आपके पीछे पीछे भागेंगे, भैया लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो।
लेकिन जिनका यहाँ पर 650 से लेकर 750 के बीच में रहेगा तो उनको भी ऐसा नहीं है कि बैंक लोन प्रोवाइड नहीं करेंगे, लोन देंगे, लेकिन वहाँ पर क्रेडिट हिस्ट्री चेक करेंगे कि कितने दिन का, कितना पुराना इनका क्रेडिट हिस्ट्री है। तो उस कंडीशन में अगर अच्छा रहेगा, 600 650 से लेकर 750 के अंदर अंदर रहेगा तो बैंक क्या करेंगे, लोन प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन बहुत जहमत के बाद में लोन प्रोवाइड करते हैं और ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। तो मैं यहाँ पर कहूँगा फ्रेंड्स कि अगर आपका सिविल स्कोर गिरा हुआ है तो इस कंडीशन में आप ICICI बैंक में 9,000 रुपये दे करके डिपॉजिट करके एक क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। ऐसे काफ़ी सारे छोटे छोटे फाइनेंस बैंक हैं जो आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं फिक्स डिपॉजिट पर। तो आप फिक्स डिपॉजिट पर क्रेडिट कार्ड ले करके या फिर आप गोल्ड लोन भी ले सकते हैं, गोल्ड भी रख के, और गोल्ड लोन का भी अगर आप पैसा टाइम टू टाइम पे करते रहते हैं तो इससे भी आपका सिविल स्कोर इंप्रूव होता है। और फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड लिए हुए हैं तो काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, लेकिन उनका जो बिल पेमेंट होता है वो क्या करते हैं कि जैसे 1 लाख रुपए लिमिट उनको दिया गया है तो वो क्या करते हैं कि 1 लाख रुपए लिमिट पूरा का पूरा इस्तेमाल कर लेते हैं या फिर 90,000 80,000 इस्तेमाल करते हैं। तो इससे भी आपका सिविल स्कोर इफेक्ट होता है, क्योंकि इससे ट्रांस यूनियन सिविल को ये लगता है कि आप जो भी अमाउंट लिए हुए हैं और एक्सपेंस कर रहे हैं, जैसे कि जो क्रेडिट कार्ड का लिमिट है वो आप एक्सपेंस कर रहे हैं, तो उनको ये लगता है कि आप ज़्यादा खर्चीले इंसान है, ज़्यादा आपका एक्सपेंसेस है। तो देखिए इस तरह से मत करिए, कोई भी क्रेडिट कार्ड लीजिए तो उसका 30 से 40% ही यूज़ करिए, 30 से 40% ही यूज़ करिए कहीं पर भी, तो इससे आपका सिविल स्कोर भी इम्प्रूव होता है। और फ्रेंड्स यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों का ये भी मैं एक डाउट क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर अगर किसी को आप लोन दिलवाते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड दिलवाते हैं और उसमें आपने गारंटी का काम किया है, गारंटर बना है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर वो कस्टमर उस EMI को या फिर उस लोन को पे नहीं कर पाता है तो उस कंडीशन में भी आपका सिविल स्कोर इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स गारंटर बनने से पहले सोच समझ लें, किसी के भी लोन पर या किसी के भी उस पर गारंटर मत बने। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं कि जैसे कि अगर आपने लोन लिया है, अगर वो ज्वाइंट अकाउंट है, ज्वाइंट अकाउंट पर अगर आपने लोन लिया है पर्सनल लोन, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं अगर आप EMI डिफॉल्ट करते हैं तो यहाँ पर दोनों लोगों का ही सिविल स्कोर इफेक्ट होता है, जिनका भी ज्वाइंट अकाउंट है, जैसे कि हस्बैंड वाइफ है, अगर उनका ज्वाइंट अकाउंट है तो वहां पर भी हस्बैंड का भी और वाइफ का भी, दोनों का भी सिविल स्कोर इफेक्ट होता है। यहाँ पर फ्रेंड्स बैंकों ने तो कैटेगरी बना दिया, अब यहाँ पर बैंकों ने एक और कैटेगरी बनाया, SMA 0, SMA 1, SMA 2। अब यहाँ पर फ्रेंड्स इन्होंने जो भी कस्टमर उनका होता है, अगर उनका एक EMI डिफॉल्ट करता है तो वो SMA 0 के कैटेगरी में रखते हैं, अब अगर वो 2 EMI डिफॉल्ट करता है तो उसमें SMA 1 के कैटेगरी में रखते हैं, और अगर वो 3 EMI डिफॉल्ट कर देता है तो इस कंडीशन में बैंक SMA 2 के कैटेगरी में रखते हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स RBI ने ये भी कहा बैंकों से कि देखिए 30 से 45 दिनों के अंदर अंदर जो भी कस्टमर हो, अगर वो लोन ले हो या मत ले हो, उनका जो भी रिपोर्ट है वो ट्रांस यूनियन सिविल के पास में भेजो। अब ऐसा RBI ने क्यों कहा? अब देखिए मान लो कि अगर आपने किसी भी बैंक से लोन लिया है और अगर जैसे कि 5 लाख रुपए उस बैंक से लोन लिया है, अब उस पैसे को आप दे नहीं पा रहे हैं किसी कार्ड के वजह से, और अगर आप दे भी रहे हैं तो भी 1 EMI 2 EMI डिफॉल्ट कर रहे हैं, और अगर आप दूसरे जैसे कि SBI से आपने लोन लिया और उसके बाद में आपको बाद में फिर और लोन चाहिए था, तो वो लोन तो चालू है, लेकिन फिर आपने क्या किया, उसको छोड़ करके चले गए बैंक ऑफ बड़ौदा के पास में, उससे बोले भैया मुझे इतना लोन दे दीजिए। तो इस कंडीशन में बैंक ऑफ बड़ौदा को, अगर आपका ट्रांस यूनियन सिविल के पास में रिपोर्ट नहीं जाएगा तो इस कंडीशन में बैंक ऑफ बड़ौदा को तो पता नहीं है, उसको तो यही लगेगा कि भैया आप अच्छा, आपका सिविल स्कोर अच्छा है, क्योंकि वो पहले का सिविल रिपोर्ट चेक करेगा। तो फ्रेंड्स इस कंडीशन में ही RBI ने ये कहा कि जैसे कि 30 से 40 दिनों के अंदर अंदर, 30 से 45 दिनों के अंदर अंदर जो भी डेटा है कस्टमर्स का वो ट्रांस यूनियन सिविल के पास में भेजो। अब देखिए अब आप जब उनके पास जाएंगे लोन लेने के लिए तो आपका जो पिछला जो रिपोर्ट रहेगा वो बैंक ऑफ बड़ौदा तुरंत जैसे ही आपका पैन कार्ड लेगा और उस पर जैसे ही आपका सिविल हिस्ट्री चेक करेगा तो उसमें तुरंत बता देगा कि आप कितनी EMI डिफॉल्ट किए हैं, कितने EMI नहीं लिए हुए हैं। तो इस कंडीशन में उनको पता चल जाएगा, तब आपको लोन नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप जो भी लोन लेते हैं वो टाइम टू टाइम पे करते रहिए, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि एक बार अगर सिविल स्कोर खराब हो गया ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ सिविल स्कोर देखिए यूट्यूब पर काफ़ी सारे वीडियोस मिलेगा कि 1 महीने में मैं सिविल स्कोर अच्छा कर दूंगा, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं एक हेल्थी सिविल स्कोर क्रिएट करने के लिए कम से कम मिनिमम का जो मैं डेट बता रहा हूँ वो आपको कम से कम 2 से 2.5 साल लग सकते हैं मिनिमम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्योंकि देखिए अब जो आदमी का जो माइंड होता है ना, ये जो माइंड होता है ना, ये चेंज होता रहता है, तो इसी के ऊपर सिविल स्कोर एक प्रकार से समझ लीजिए कि इसी के ऊपर सिविल स्कोर काम करता है। अब कैसे काम करता है मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे कि अगर आपने लोन लिया, अब फिर बाद में अभी आपका मूड अच्छा है कि भैया मेरा
अच्छे से अच्छे मैं पेमेंट करता रहूँगा। लेकिन सिबिल को ये लगता है कि आप जब आगे देखिए 1-2 साल का अगर आपने लोन लिया तो 2 साल के लोन में अगर 1 साल तक तो आप पेमेंट करते रहेंगे, लेकिन आगे कोई मुसीबत हो गया तो आप ऐसे ही, काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जाने दो क्या देना है दे देंगे, पैसा ही है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सिबिल ट्रांस यूनियन सिबिल को ये लगता है कि अगर आप 1 साल 2 साल का लोन लिए हुए हैं, अगर आप उस पेमेंट को जैसे 1 साल तक किए, उसके बाद में आपको ऐसा लगने लगेगा तो आप जो पैसा है वो थोड़ा कम पे करेंगे या फिर बीच बीच में गायब भी कर देंगे। तो इस कंडीशन में सिबिल ने ये कहा कि जिनका भी ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट अच्छा रहेगा उन्हीं का जो रिपोर्ट है वो अच्छा होगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आप कंटिन्यू पेमेंट करते रहते हैं, और यहाँ पर मैं आप लोग को एक बात और भी बता दूं कि जितना ज़्यादा लंबे तक का आपका लोन रहता है, तो जितने लंबे वक्त समय तक का आप लोन देते रहते हैं उतना ही ज़्यादा आपका सिविल रिपोर्ट इम्प्रूव होता है जी, उतना ही ज़्यादा आपका रिपोर्ट इम्प्रूव होता है। तो यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं कि आप जो भी लोन ले रहे हो वो ज़्यादा से ज़्यादा दिनों के लिए ही लो, क्योंकि 2, 4, 6 महीने के लिए मत लें, क्योंकि उसमें सिविल स्कोर इतना ज़्यादा ग्रो नहीं करेगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स कोई भी अब देखिए आपने लोन लिया और अगर मान लो कि उसका लोन एक EMI डिफॉल्ट कर दिया, तो आप क्या सोचते हैं कि एक EMI डिफॉल्ट कर रहे हैं, लोन तो चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अगला EMI दे देंगे। तो इस कंडीशन में आपने जैसे ही एक EMI डिफॉल्ट किया उसके 30 से 40 डेज के अंदर अंदर वो जो आपका रिपोर्ट है इसमें 0-1 के कैटेगरी में चला जाएगा और वो रिपोर्ट डायरेक्ट ट्रांस यूनियन सिविल के पास में बैंक सेंड करेगा, और जैसे ही ट्रांस यूनियन सिविल के पास में जाएगा आपका धड़ल्ले से सिविल स्कोर नीचे गिर जाएगा। तो इसी की वजह से मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जो भी आप लोन ले कैसा करके आप ये समझ लीजिए कि 2 दिन के अंदर ही पे कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपके फ्यूचर का सवाल होता है। अगर एक बार आपका सिविल स्कोर इफेक्ट हो गया तो फिर आप फ्यूचर में भी लोन नहीं ले सकते हैं, और सिविल स्कोर इंप्रूव करना इतना आसान भी नहीं होता है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने चैनल इंडियन टेक को सब्सक्राइब कर दीजिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।